हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज से ये जो एक वीडियो सीरीज आप लोगों के लिए शुरू की जा रही है, जिसकी शुरुआत जो है वो एक ऐसे टॉपिक से की जा रही है जिसके जो बहुत आसान टॉपिक है। और जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो क्वेरीज हमारे पास आती हैं कि ये जो जेनेटिक्स है ना जी, ये बड़ी मुश्किल है जी। तो आपकी इसी कंफ्यूजन को हम दूर करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो एंड तक बने रहिए इस लेक्चर के साथ। ये जो आज का हमारा पहला लेक्चर है ना जेनेटिक्स का, ये मान के चलो ये जेनेटिक्स नहीं पढ़ेंगे हम। हम ना जब भी कोई बिल्डिंग बनाते हैं ना, तो बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी नींव रेडी करते हैं। तो आज का हमारा ये जो लेक्चर रहेगा, इसके अंदर आपके वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको बिल्ड किया जाएगा, जो आने वाले टाइम में आपकी जो जेनेटिक्स है उसको समझने की एक जो सोच जो है जेनेटिक्स के बारे में, उसको चेंज करेंगे। और बहुत लॉजिक वाले हमारे ये सारे के सारे जो है वो कॉन्सेप्ट्स रहेंगे आज के लेक्चर में। और एक बार अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी उठा के देखना। ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है ना बच्चे, आपको जेनेटिक्स में क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। तो मान के चलो कि अगर आप इस लेक्चर को सुनते हो तो एक या दो क्वेश्चन आपको डायरेक्ट यहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हमारी जेनेटिक्स होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो पहले तो हम जेनेटिक्स का मतलब देखेंगे। देखो यार, ऐसा होता है जेनेटिक्स के अंदर हम दो चीजें पढ़ते हैं। एक होता है हेरिडिटी, और दूसरा होता है यहाँ पे वेरिएशन। हेरिडिटी है एंड वेरिएशंस हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, अभी वहां पे मैं आऊंगा, पहले हम समझ लेते हैं जेनेटिक्स होता क्या है। देखो, हेरिडिटी क्या होता है, पहले हेरिडिटी के ऊपर देखते हैं। हेरिडिटी बेसिकली होता है, हेरिडिटी इसका एक और भी नाम होता है, इसको हम इनहेरिटेंस के नाम से भी जानते हैं। इनहेरिटेंस, ये बहुत सिंपल सा फंडा है इसका। इसका सिंपल सा फंडा क्या है कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स, उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, उनकी जो प्रोजनी होती है, अब इस प्रोजनी के अंदर भी कुछ करेक्टर्स होते हैं, इसके पेरेंट्स के अंदर भी कुछ करेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली जो पेरेंट्स होते हैं वो अपनी प्रोजनी को क्या ट्रांसफर करते हैं, करेक्टर्स, है ना। और इसी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर को, इसी ट्रांसफर ऑफ करेक्टर्स को, जो जो एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ये जो करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएंगे, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोल देते हैं। हेरिडिटी से हम इसको समझते हैं कि हेरिडिटी होती है। लेकिन ऐसा होता है, जैसे एक सच्चाई ये होती है, जैसे आप अपने आप को इमेजिन कर सकते हो, आप अपने किसी दोस्त को इमेजिन कर सकते हो, आप अपने किसी रिश्तेदार को इमेजिन कर सकते हो, भाई बहन को इमेजिन कर सकते हो, है ना। या फिर ऐसा भी होता है, जब हमारे रिलेटिव्स के अंदर किसी को बेबी का जन्म होता है, तो हम जाते हैं और हम क्या बोलते हैं, ओहो हो कितना प्यारा बेबी है, इसका जो नाक है ना वो बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है ना। इसके जो बाल हैं वो पापा पे गए, इसकी जो आंखें हैं वो दादू पे गई हैं, है ना। ये जो जैसे ये स्माइल करता है, ये अपने नाना पे गया है। तो ऐसा हम कंपैरिजन किससे करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं रिश्तेदारों के साथ। हम तो नहीं कहते कि भाई ये देखो, ये तो उसके रोनाल्ड के जैसा लग रहा है, ये तो विराट कोहली के जैसा लग रहा है, हम तो नहीं कहते। हम तो क्या करते हैं, हम जो बच्चे के रिलेटिव्स होते हैं उनके साथ अपने आप नेचुरली क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज। क्यों करते हैं, क्योंकि सिमिलैरिटीज। जैसे मैंने बोला ना कि आंख इसके साथ मिलती है, बाल उसके साथ मिलते हैं, स्माइल उसके साथ मिलती है, तो ये क्या सारे के सारे करेक्टर्स हैं, जो करेक्टर्स उस बच्चे के रिलेटिव्स में भी सिमिलर पाए जाते हैं। तो वही कहने की कोशिश कर रहा हूं, एक पेरेंट से जो उनके बच्चों के अंदर, उनकी प्रोजनी के अंदर जो भी करेक्टर्स जाते हैं, उन करेक्टर्स के अंदर कुछ कुछ क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं। कुछ कुछ क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज होती हैं। लेकिन सिमिलैरिटीज के साथ साथ सिमिलैरिटीज के साथ साथ हर बच्चे के पास कुछ ऐसे भी करेक्टर्स होते हैं जो
ना तो मदर के पास होते हैं, ना फादर के पास होते हैं, ना दादू के पास होते हैं, ना दादी के पास होते हैं। वो होते हैं न्यू कैरेक्टर्स, वो होते हैं कुछ नए कैरेक्टर्स। अब वो कहां से आए? तो ऐसा कहने का मतलब क्या है, सिमिलैरिटीज भी होती हैं और कुछ वेरिएशंस भी होती हैं। जब भी जो कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगे, तो हमें उस प्रोजनी के अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी देखने को मिलती हैं, कुछ कुछ वेरिएशंस भी देखने को मिलती हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमारा मकसद रहेगा, हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो वेरिएशंस आती हैं, ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? तो आज हम एक-एक चीज को लॉजिक के जरिए ही पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ-साथ कुछ छोटी-छोटी इंफॉर्मेशंस आपको और देनी है, जैसे फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं? तो बच्चे, फादर ऑफ जेनेटिक्स हम बोलते हैं ग्रीगर जॉन मेंडल को। इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। कई लोगों का मानना है कि जो मेंडल थे ये बड़े ही, मतलब एक मान के चलो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट थे, है ना? बहुत इन्होंने अच्छी चीजें जो है वो अचीव की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मेंडल के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमें लगता है कि उनकी किस्मत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने अपनी किस्मत को खुद बनाया था। चलो देखेंगे इसके बारे में, है ना? अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें हमारी जेनेटिक्स को स्ट्रोंग करने के लिए कुछ चक्कों की, पहियों की जरूरत है, जो हमारी, जो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है ना, इसके रथ को बहुत दूर तक ले जाए। तो उन पहियों के लिए, उन पहियों को मैं बेसिकली क्या मैं नाम देता हूं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें जेनेटिक्स के अंदर पता होने चाहिए। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, हमें सबसे पहले तो यह पता होना चाहिए होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब क्या होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का मतलब। दूसरा, हमें यह भी पता होना चाहिए कि जीन क्या होता है, एलील क्या होता है। इसके अलावा हमें यह भी पता होना चाहिए, किसको कहते हैं हम सिस्टर क्रोमेटिड, और किसको कहते हैं हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये जितनी भी चीजें आपको नजर आ रही ना, एक ऐसी प्यारी सी एग्जांपल लेंगे, बड़ी प्यारी सी एग्जांपल लेंगे, जिससे आपको ये सारी की सारी चीजें बड़े ही प्यारे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा पांचवें नंबर पे एक जो आज हम चीज और क्लियर करने वाले हैं, वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर से ही क्या बनते हैं, रिकॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्या बनते हैं? रिकॉम्बिनेशन। तो एक एक चीज को बड़े ही प्यारे तरीके से समझने की हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है। और सिर्फ समझने की कोशिश नहीं करनी है, समझ के छोड़ेंगे भाई। याद रखना, अगर इस वीडियो में आए हो ना, अगर इस लेक्चर को देख रहे हो, तो करना है तो भाई करना है, बात खत्म है सारी की सारी, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। चलो, अब हम सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे, ये जितनी भी चीजें हैं बेसिक्स को समझाने वाली, उसके लिए एक बड़ी सी अच्छी सी एग्जांपल लेंगे। वो है ह्यूमन का, ह्यूमन का जर्म सेल, जर्म सेल, है ना? जैसे अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल के अंदर जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। अगर मैं फीमेल्स की बात करता हूं, तो फीमेल के अंदर जो जर्म सेल्स हैं वो होते हैं ओवरी के अंदर, होता है ना, स्पर्म मदर सेल, है ना? ऐसे ही यहां पे oogonium मदर सेल, है ना? तो इनके बारे में बात, जैसे स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं जिसको, है ना? यहाँ पे oogonia वर्ड यूज करते हैं। तो अब एग्जाम्पल को समझेंगे बहुत प्यारे तरीके से। देखो, हमने क्या किया, किसी भी एक ह्यूमन का, मान के चलो हमने किसी भी एक ह्यूमन का एक जर्म सेल लिया, समझना इसको, जर्म सेल लिया, ये इसका एक जर्म सेल है, ये हमने क्या किया, इसका जर्म सेल लिया। इस जर्म सेल के अंदर क्या था, इस जर्म सेल के अंदर क्या था, इसके अंदर थे बहुत सारे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे डीएनए हैं। हमें पता है हमारे पास टोटल होते हैं 46 डीएनए। अरे यार देखो ना, 46 डीएनए होते हैं। देखो, एक डीएनए से एक क्रोमोसोम बनता है। क्या बनता है? एक क्रोमोसोम। जैसे डीएनए ऐसा 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 होता है,
जब डीएनए अपने आप को कंडेंस कर लेगा, ऐसे ऐसे कंडेंस कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एक क्रोमोसोम। ये क्या बन गया, एक क्रोमोसोम। तो डीएनए से ही क्या बनता है, क्रोमोसोम। हमारी बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं सर, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। अगर 46 क्रोमोसोम है तो 46 ही क्या हो गए, डीएनए के मॉलिक्यूल्स हो गए। कोई शक वाली बात नहीं है, एकदम सही बोला आपने। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस सेल की बात करता हूं, जैसे मान लो मेरी बॉडी का जर्म सेल है, आपकी बॉडी का जर्म सेल है, मान लेते हैं ना। अब मेरी बॉडी के अंदर टोटल 46 डीएनए है। ये टोटल जो 46 डीएनए ये कहां से आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ये एक सेल है, ये अपने पास क्या है, एक सेल है। इसके अंदर क्या थे, बहुत सारे डीएनए थे, बहुत सारे डीएनए थे। अगर मैं बैकग्राउंड चेक करूं, तो कभी ना कभी फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में नहीं, पास्ट में क्या हुआ होगा, पास्ट में एक स्पर्म रहा होगा, एक एग रहा होगा। दोनों ने आपस में फर्टिलाइज किया, जिससे जाइगोट की फॉर्मेशन हुई, जाइगोट बना। उस जाइगोट से क्या होगा, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, और उसी न्यू ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पा जाएगा, ये जर्म सेल पा जाएगा, जर्म सेल। कुछ शक हो, अच्छा यार ऐसा समझते हैं, देखो ऐसा था, एक स्पर्म था प्लस एक एग था। इन दोनों ने फर्टिलाइजेशन की, क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। इस स्पर्म के अंदर 23 डीएनए थे, 23 क्रोमोसोम बोल दो। इस एग के अंदर 23 डीएनए थे, 23 क्रोमोसोम बोल दो। दोनों आपस में फ्यूज कर गए, तो ये क्या बन गए, 46 डीएनए बन गए। एक जाइगोट के अंदर 46 डीएनए, यही जाइगोट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, बहुत बार डिवाइड करेगा, है ना। और इससे क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इससे क्या करेगा, एक पूरा का पूरा ऐसा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना। और डिवाइड करेगा कौन सी डिवीजन के साथ, माइटोसिस के साथ। अब आगे समझना, हमने क्या किया, हमने इसकी बॉडी से एक जर्म सेल लिया, इसकी बॉडी से क्या किया, एक जर्म सेल लिया। ये इसकी बॉडी से मैंने क्या कर दिया, जर्म सेल उठाया, है ना। अब इसके जर्म सेल्स के अंदर क्या थे, ऐसे डीएनए थे। कितने डीएनए थे टोटल, 46 डीएनए। कितने, 46 डीएनए। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो इसके पास 46 डीएनए है, ये कहां से आए। तो आपके पास आंसर इसका ऑलरेडी हो जाना चाहिए कि सर देखो 23, ये जो 46 डीएनए थे टोटल, 23 जो थे वो तो आए थे फादर से, 23 जो थे वो आए थे सर मदर से। ऐसा ही होता ना, मतलब अगर मेरी बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो 23 मुझे फादर से मिले, 23 मुझे मदर से मिले। पॉइंट क्लियर हुआ। तो कुल मिला के एक सेल हमारे सामने ये रहा। अब कुल मिला के जो कॉन्सेप्ट वाली बात हमारे सामने निकल के आती है, वो क्या है, एक सेल हमारे सामने ये रहा, जर्म सेल था। इसके अंदर क्या थे, इसके अंदर दो तरह के डीएनए थे। एक थे जो फादर से आए थे, एक थे जो फादर से आए थे। जैसे बनाता हूं, ये फादर वाले को मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। और कुछ ऐसे थे जो कहां से आए थे, कुछ ऐसे थे जो मदर से आए थे। चलो इसके लिए मैंने रेड कलर यूज कर दिया। अब हमने पता क्या किया, हमने एक मस्त वाला फंडा यहां पे यूज किया। हमने एक मस्त वाला फंडा यहां पे यूज किया। ठीक है, वो फंडा क्या था, हमने डीएनए जो होते हैं ना, क्रोमोसोम जो होते हैं, उनको सेपरेट करने की कोशिश की। हमने क्या किया, डीएनए जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्रोमोसोम जो होते हैं, उनको सेपरेट करने की कोशिश की। तो हमने इस साइड जो फादर वाले, इस साइड जो मदर वाले जो डीएनए थे, उनको सेपरेट किया। देखो सेपरेशन करनी कैसे है, सेपरेशन किसके बेसिस पे करनी है, साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। जैसे सबसे बड़ा क्रोमोसोम, फिर छोटा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, फिर उससे छोटा क्रोमोसोम, ऐसे। तो जब हमने ऐसा किया, तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिला कि ये एक ऐसा डीएनए था। ये एक ऐसा डीएनए जो सबसे बड़ा वाला डीएनए निकला था, उसको हमने नाम दे दिया डीएनए 1। ऐसे ही सेम हमने क्या किया, जब हमने फीमेल वाले जो डीएनए थे उसको भी जब सेपरेट किया, तो उसमें से भी क्या हुआ, एक सबसे बड़ा वाला जो डीएनए था वो ये निकला, सबसे बड़ा वाला डीएनए। ये सबसे बड़ा वाला डीएनए था, इसको हमने नाम दिया डीएनए 1 नाम दिया। फिर सिमिलरली हमने क्या किया, फिर डीएनए सेकंड वाला डीएनए निकाला, थोड़ा सा जो छोटा डीएनए था, सेकंड वाला डीएनए निकाल लिया, सेकंड वाला डीएनए है, तो इसको हमने नाम दिया डीएनए 2। ऐसे ऐसे करते 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 3 4 और ऐसे 20 करते करते टोटल 23 क्रोमोसोम इधर आ जाएंगे। एंड सिमिलरली फीमेल की साइड में भी यही चीज होगी। फीमेल की साइड में भी क्या होगा, एक क्रोमोसोम और निकला, ये वाला, इसको हमने नाम दिया डीएनए 2 नाम दिया। और सिमिलरली 3
4 और ऐसे करते करते 23 क्रोमोसोम जो है वो मदर के आ जाएंगे। अब काम की बात यहां पे हमें देखने को मिलती है, यहां पे काम की बात देखने को मिलेगी। जब हमने सेपरेशन की ना बच्चों, जब हमने सेपरेशन की तो हमें क्या पता चलता है, ये जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम हमने निकाला था साइज के बेसिस पे, और इधर फीमेल वाली साइड जो फर्स्ट वाला क्रोमोसोम था जिसको हमने साइज के बेसिस पे निकाला था, इनकी जो लेंथ थी वो क्या थी, एकदम सेम थी। लेंथ जो थी वो एकदम सेम लेंथ थी। दूसरा, जब हमने इसके डीएनए के ऊपर ये वाला पोर्शन देखा, यहां पे ये वाला पोर्शन देखा, तो यहां पे कोई एक जीन था, यहां पे डीएनए का ये जो पार्ट था, मान के चलो ये किसको कंट्रोल कर रहा है, ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है। मैंने यहां पे टी लिख दिया, ये हाइट को कंट्रोल कर रहा है। सिमिलरली सेम लोकेशन पे, जो लोकेशन यहां पे हमें देखने को मिलती है, सेम लोकेशन पे जब मैंने मदर वाले क्रोमोसोम को देखा, तो यहां पे भी मुझे जो क्रोमोसोम देख, यहां पे भी मुझे जो डीएनए का पार्ट देखने को मिला, वो किसको कंट्रोल कर रहा है, वो भी हाइट को कंट्रोल कर रहा है। फंडा समझ, यहीं से सारी की सारी बात है। क्या हुआ, मैंने मेल वाले क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया, फीमेल वाले क्रोमोसोम्स को अलग कर दिया, बाद में उनको साइज के बेसिस पे क्या किया, सेपरेट किया। जब सबसे पहला वाला क्रोमोसोम, दोनों में मैंने सबसे पहला वाला क्रोमोसोम उठाया जो सबसे लंबा था, उसको क्या देखा, पहले मैंने मेल वाला क्रोमोसोम देखा तो वहां पे एक जीन था जो हाइट को कंट्रोल कर रहा था, जिसको मैंने नाम दे दिया कैपिटल टी। दूसरे वाले में मैंने सेम लोकेशन पे क्या देखा, सेम लोकेशन पे बिल्कुल वैसा ही एक डीएनए है जो किसको कंट्रोल कर रहा है, हाइट को कंट्रोल कर रहा है, और मैंने इसको भी नाम दे दिया कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। कैपिटल टू टी का मतलब है हाइट को बढ़ाएगा, स्मॉल टी का मतलब है हाइट को कम करेगा। कैरेक्टर तो सेम है ना बच्चे, हाइट, है ना। तो सिमिलरली मैंने क्या किया, जब डीएनए सेकंड वाले डीएनए को देखा तो यहां पे एक और जीन था जो स्किन के कलर को क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। अब मैंने देखा कि क्या जो मदर वाली साइड से आया हुआ क्रोमोसोम है, उसकी सेम लोकेशन को जब मैंने देखा, तो मुझे उसकी सेम लोकेशन पे भी वही चीज देखने को मिली। यहां पे भी एक ऐसा जीन था जो किसको कंट्रोल कर रहा है, स्किन के कलर को कंट्रोल कर रहा है। तो कुल मिला के यहां से एक बात नहीं पता चलती, यहां से एक बात तो समझ आती है कि ये जो फादर से जो डीएनए आया है और मदर से जो डीएनए आया है, ये तो दोनों तकरीबन तकरीबन सेम ही है ना। इसलिए हम इन क्रोमोसोम्स को बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। अब फंडा समझो, होमो का मतलब क्या होता है, सेम। लोगस का मतलब क्या होता है, लोकेशन। अगर आप अगर आप इस वाले क्रोमोसोम के ऊपर किसी लोकेशन पे एक जीन देखोगे, आपको सामने वाले क्रोमोसोम पे बिल्कुल उसी लोकेशन पे सेम ही जीन देखने को मिलेगा। मतलब ऐसे क्रोमोसोम जहां पे लेंथ भी सेम है और जीन की जो लोकेशन होती है वो भी सेम होती है, ऐसे क्रोमोसोम्स को हम कौन से क्रोमोसोम्स बोल देते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में फंडा क्लियर हुआ। इसका मतलब ये वाला क्रोमोसोम जो मदर से आया था और जो फादर से आया था क्रोमोसोम, ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। सेम चीज, जो सेकंड वाला क्रोमोसोम है, दोनों में ये एक दूसरे के क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ये एक पेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का, ये दूसरा पेयर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम का। इस तरीके से करते करते हमारी बॉडी के अंदर टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो सच बताओ, होते हैं ना। हम हमेशा यही पढ़ते ना, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम। तो आज मतलब समझ चल गया, मतलब समझ आया ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या होते हैं। अभी तो और देखो, गेम तो मस्त अभी बाकी है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां से होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन आप क्या लिखना चाहोगे, होमोलोगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, भाई इसकी बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। ध्यान से देखो, ये दोनों क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक किससे आया था, एक आया था फादर से, दूसरा किससे आया, मदर से आया। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर जो 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसमें से 23 क्रोमोसोम जो है वो मदर से आए हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो फादर से आए हैं, और सारे के सारे जो क्रोमोसोम है वो एक जैसे ही हैं, है ना। मतलब फर्स्ट क्रोमोसोम दोनों में एक जैसा होगा, सेकंड क्रोमोसोम एक जैसा होगा, थर्ड क्रोमोसोम एक जैसा होगा। तो मैं बोलूंगा ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो यहां से हमारी डेफिनेशन क्या निकल के आती है होमोलोगस क्रोमोसोम के बारे में, इट इज ए पेयर ऑफ, लिख लो क्या बोलेंगे हम, इट इज ए वन, इट इज
सेट ऑफ मैटरनल, मैटरनल मतलब मदर, एंड पैटर्नल, पैटर्नल मतलब फादर, पैटर्नल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम दैट दैट पेयर दैट पेयर with each other with each other with each other during fertilization, during fertilization। समझेंगे इस चीज को, देखो ध्यान से। अब देखो, स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम थे, एग के पास 23 क्रोमोसोम थे, फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बन गया, और 23 के 23 क्रोमोसोम ने एक दूसरे को क्या कर लिया, ऐसे ऐसे पेयरिंग कर ली, पेयरिंग कर ली, है ना। तो ये क्या बन गया, अपने पास टोटल 46 क्रोमोसोम बन जाएंगे। पॉइंट क्लियर, ये गलती से हो गया, इसको छोड़ दो। ओके, ओके डन हुआ। तो अब ध्यान से देखेंगे इस वाले डायग्राम को, तो हमारे सामने क्या निकल के आता है, हमारे सामने क्रोमोसोम की डेफिनेशन जो है होमोलोगस क्रोमोसोम की, वो क्या निकल के आती है, इट इज ए सेट ऑफ मैटरनल एंड पैटर्नल chromosomes that pair with each other during fertilization। अब फर्टिलाइजेशन के दौरान पे मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या कर लेते हैं, पेयरिंग कर लेते हैं, है ना। चले आगे, चलो एक बार फिर से हल्का सा फटाफट से क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर टोटल होते हैं 46 डीएनए के मॉलिक्यूल, 46 डीएनए के मॉलिक्यूल, जिसमें से 23 जो होते हैं, 23 फ्रॉम फादर होते हैं, फ्रॉम फादर होंगे, 23 होंगे फ्रॉम मदर होंगे, है ना। अब ये हो गया अपना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी हो गया अपना वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इनकी ये फर्टिलाइज कर जाएंगे तो अपने पास टोटल क्या हो जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, टोटल 46 क्रोमोसोम। अब इसमें एक सेट के अंदर दो क्रोमोसोम देखने को मिलेंगे, है ना। ये देखो एक होमोलोगस क्रोमोसोम, देखो फर्स्ट क्रोमोसोम, फर्स्ट क्रोमोसोम, ऐसे ही सेकंड क्रोमोसोम, सेकंड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, थर्ड क्रोमोसोम, फिर फोर्थ क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम। तो इस तरीके से करते करते हमारे हमारे सामने टोटल 23 जो पेयर्स है, सेट ऑफ क्रोमोसोम है, वो आ जाएंगे। डन, एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर फंडा। तो इसी के साथ हमारा जो सबसे पहला टास्क था वो क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम को समझना। तो हमने इसको तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या निकल के आता है, ये होता अपना सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें एक होता है मदर की साइड से, एक सेट मदर की साइड से, एक सेट होता है फादर की साइड से। डन। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं जीन और एलील की तरफ, इसको भी समझेंगे, जीन और एलील क्या होता है, इसका भी फंडा क्लियर कर देते हैं। अब देखो, जैसे मैं एक क्रोमोसोम बना रहा हूं यहां पे, देखो जीन को समझते हैं पहले, जीन क्या होता है। देखो जीन का सिंपल सा फंडा है, जैसे डीएनए होता है, ये क्या है, एक डीएनए, इस डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा। ये एमआरएनए क्या करेगा, एक प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, और ये जो प्रोटीन होगा ये सेल के अंदर कोई ना कोई क्या करेगा, फंक्शन परफॉर्म करेगा। अब एक्चुअली में ये जो प्रोटीन बना है इसकी इंफॉर्मेशन एक्चुअली में किसके पास थी, इस डीएनए के पास थी। तो डीएनए खुद तो सेल के अंदर नहीं निकला ना, कि भाई डीएनए सेल के अंदर खुद तो आया नहीं है कि भाई देखो मुझे तो क्या करना है, मुझे तो एक्सप्रेस करना है ना, मुझे क्या करना है, दिखाना है कि मैं डीएनए हूं। नहीं, वो खुद नहीं बाहर आता, वो क्या करेगा, वो एमआरएनए को भेजेगा, इस एमआरएनए से एक प्रोटीन बनेगी, और वो जो प्रोटीन होगी वो क्या करेगी, सेल के अंदर कोई ना कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म करेगी, हम बोलेंगे कि हाँ डीएनए ने इस फंक्शन को कंट्रोल किया है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है, डीएनए अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करता है, छोटे छोटे प्रोटीन्स बनाकर। इतनी सी बात समझ आती। अब डीएनए का वो देखो, ये पूरा का पूरा एक डीएनए है, ध्यान से सुनना, ये एक पूरा का पूरा डीएनए है। इस डीएनए का ये वाला पोर्शन, इस डीएनए का ये वाला पोर्शन, सिर्फ ये वाला पोर्शन, डीएनए के इस पोर्शन के पास क्या है, एक प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, एक प्रोटीन की क्या है, एक इंफॉर्मेशन है।
तो डीएनए का वो पार्ट जिसके पास प्रोटीन की इंफॉर्मेशन होती है, इस पार्ट को मैं क्या बोलूंगा, ये क्या है, एक जीन है। जबकि ये पार्ट है, इसके पास प्रोटीन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको मैं बोलूंगा ये एक जंक डीएनए है। ये क्या है, एक जंक डीएनए है। तो अल्टीमेटली अगर आप एक जीन को देखते हो तो जीन भी डीएनए ही होता है, लेकिन डीएनए का वो पार्ट होता है जिसके पास कोई इंफॉर्मेशन होती है। जैसे आप इस एग्जांपल को ऐसे भी समझ सकते हो, आपके पास एक कॉपी है, आपने उस कॉपी में रैंडमली कोई पेज खोला, उस पेज पे कुछ लिखा हुआ था, मतलब उस पेज के ऊपर कोई इंफॉर्मेशन थी। है तो वो पेज ना, लेकिन उसके ऊपर क्या है, इंफॉर्मेशन है। आप उस पेज को कभी फाड़ोगे नहीं, कॉपी से निकालोगे नहीं बाहर, क्यों, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे कॉपी का, जब आपने कॉपी का एक और रैंडमली पेज निकाला तो आपने क्या देखा, उस पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आप उस पेज को बाहर निकाल लोगे। दोनों ही पेज है, लेकिन एक पेज के ऊपर कुछ लिखा हुआ था और एक पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था। सेम होता है, डीएनए भी एक कॉपी की तरह होता है। डीएनए का वो पोर्शन जहां पे किसी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, किसी प्रोटीन के बारे में लिखा होगा कि यहां पे ये यहां से ऐसा प्रोटीन बनाना है, उस पार्ट को, उस फंक्शनल पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, जीन बोल देते हैं। जबकि बाकी का जो डीएनए होता है जिसके ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती, उसको हम जंक डीएनए बोल देते हैं, है ना। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि जो जीन होता है वो क्या होता है, एक फंक्शनल पार्ट होता है, फंक्शनल पार्ट होता है ऑफ डीएनए। आई होप आपको समझ आए, मतलब ये पूरा का पूरा डीएनए है, इस डीएनए का ये फंक्शनल पार्ट, इसको मैं क्या बोल दूंगा, जीन बोल दूंगा। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जीन भी क्या होता है, एक तरह से डीएनए का ही पार्ट होता है। अब हमारे एग्जांपल पे आते हैं। जैसे देखो, हमारे सामने ये था क्रोमोसोम नंबर 1, हमारे सामने क्या था, ये डीएनए नंबर 1 था, डीएनए नंबर 1। ऐसे ये था अपने सामने डीएनए नंबर 2, ये क्या था, डीएनए 2 था। ये फादर वाले हैं, रेड कलर में हम बनाएंगे मदर वाले। तो ये था, ये दूसरा लगा लो, ये है क्रोमोसोम नंबर 1 जो मदर की तरफ से आया है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है जो मदर की तरफ से आया है। तो ये है डीएनए 1, ये है डीएनए 2। फंडा समझना। देखो, मैंने क्या किया, इस डीएनए का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये क्या कर रहा था, ये हेयर के कलर को देख रहा था। चलो हेयर का कलर नहीं उठाते, हम यहां पे करेक्टर और उठाते हैं। ये क्या करेगा, यहां से ये वाला पोर्शन है, ये आई के कलर, इसके पास ना आईज के कलर की इंफॉर्मेशन है। तो देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है। ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए है। डीएनए के इस पोर्शन के पास क्या है, आई के कलर की इंफॉर्मेशन है, मतलब कोई ना कोई ऐसा प्रोटीन है जो आईज के कलर की फॉर्मेशन करता है। तो ये जीन हुआ। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना, डीएनए का फंक्शनल पार्ट है, ये है जीन। अच्छा, आइस का जो कलर है, मान लो, मान के चलते हैं कि ये आइस के कलर को क्या कर सकता है, ब्राउन कर सकता है। देखो करेक्टर क्या है, करेक्टर क्या है, आइस का कलर। सेम अगर मैं बोलता हूं कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो इसके सामने सेम लोकेशन पे अगर जो जीन होगा, वो किसको कंट्रोल करेगा। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बोल रहे हो, आई के कलर को। ये भी किसको कंट्रोल करेगा, आई के कलर को कंट्रोल करेगा, है ना। लेकिन ऐसा हो सकता है ये आई के कलर को ब्राउन कर दे, हो सकता है ये आई के कलर को ब्लैक कर दे। ब्राउन के लिए मैं कैपिटल वर्ड बी वर्ड यूज करूंगा, ब्लैक के लिए मैं स्मॉल बी वर्ड यूज करूंगा। तो यहां पे तो है हमारे सामने कैपिटल बी है, यहां पे कैपिटल बी भी हो सकता है जो आइस के कलर को ब्राउन करेगा, यहां पे स्मॉल बी भी हो सकता है जो आइस के कलर को क्या करेगा, ब्लैक करेगा। अब फंडा समझना, यहां पे एलील का फंडा क्या होता है। एलील सीधा सा फंडा होता है। अब देखो ध्यान से, मान के चलो मैं इसको हटा देता हूं, मैं बोलता हूं कि यहां पे ये दोनों ही है, मैं स्मॉल बी वाला फंडा रखता ही नहीं। एलील का फंडा समझो। देखो, ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जब भी ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो आइस का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। मान के चलो किसी कारण से, किसी रीजन से ये डीएनए अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिंदगी में आपका सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा एलील को लेके। मान लो किसी रीजन से ये डीएनए बोलता है कि भाई देखो मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, कोई और अल्टरनेट ढूंढो मेरा। तो हमने क्या देखा, इसके सामने एक कैपिटल बी और था, हमने बोला भाई तुम्हारा अल्टरनेट है, जो है तुम्हारा जो अल्टरनेट है ये रहा हमारे सामने, है ना। तो इसका अल्टरनेट ये रहा। चलो मान लो
ऐसा हुआ किसी सेल के अंदर कि भाई जो मदर वाली साइड पे जो बी था, मदर वाली साइड पे जो बी था, इसने बोला कि भाई मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। मदर वाली साइड पे जो बी था, ये कह रहा है कि भाई मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा। तो ये बोला कोई बात नहीं भाई, अल्टरनेट हमारे पास ये है, हम इसको यूज कर लेंगे, है ना। तो कुल मिला के ये दोनों, आप इस वाले कैपिटल बी की बात कर लो, आप इस वाले कैपिटल बी की बात कर लो, ये दोनों एक दूसरे के लिए ऑप्शन का काम कर रहे हैं, अल्टरनेशन का काम कर रहे हैं कि भाई अगर तू नहीं एक्सप्रेस कर रहा तो तेरा अल्टरनेटिव मैं हूं, अगर तू नहीं एक्सप्रेस कर रहा तो तेरा अल्टरनेटिव मैं हूं। बात समझ आई, है ना। तो जीन, जो जीन होता है ना, जीन, जीन के अंदर ना अल्टरनेटिव फॉर्म्स होती हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म होती हैं। इन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। जैसे अब मान के चलो यहां पे, अब मैं दूसरी एग्जांपल ले रहा हूं, यहां पे मान लो स्मॉल बी है, मान लो कैपिटल बी यहां पे नहीं है, मान लो यहां पे क्या है, स्मॉल बी है ना। तो भाई स्मॉल बी ने बोला कि भाई मैं एक्सप्रेस नहीं कर रहा, मेरा कोई अल्टरनेट ढूंढ लो, तो कैपिटल बी ने बोला मैं कर दूंगा एक्सप्रेस अपने आप को, है ना। तो यहां पे कैपिटल बी स्मॉल बी में नहीं उलझना। बस ये ध्यान रखो, जो जीन होता है ना, ये एक बड़ी टर्म होती है, ये एक बिग टर्म होती है, बड़ी टर्म होती है। एक्चुअली में जीन क्या होता है बच्चे, जीन होता है करेक्टर, है ना। जीन एक करेक्टर होता है। करेक्टर क्या है इसका, आइस का कलर है ना। लेकिन इस आइस के कलर के हमारे सामने दो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, या तो कैपिटल बी है या स्मॉल बी है। कैपिटल बी अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा तो कलर क्या हो जाएगा इसका, ब्राउन हो जाएगा। अगर कैपिटल बी अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो उसकी जगह पे कौन करेगा, स्मॉल बी करेगा, तो कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो कुल मिला के ये एक दूसरे के लिए ऑप्शंस का काम करते हैं, अल्टरनेशन का काम करते हैं। इसी को बोलते हैं, एक जीन के अंदर उसके अल्टरनेटिव जितनी भी फॉर्म्स होती हैं, उन्हीं अल्टरनेटिव फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, एलील्स बोलते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। बहुत सिंपल सा फंडा होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म, अल्टरनेटिव फॉर्म। अगर आप अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल देखोगे ना, जैसे रियल लाइफ में क्या एग्जांपल होती है, जैसे मान के चलो, सपोज करो आपके आपके पास, आप ब्लू पेन से कोई पेपर करते हो। अब मान लो आपके पास ब्लू पेन है ही नहीं, खराब हो गया, तो वो एग्जामिनर बोलेगा कि कोई दूसरा ब्लू पेन यूज करो। आप बोलोगे नहीं है, बोलेगा चल ठीक है भाई ब्लू नहीं है, कोई अल्टरनेट यूज कर लो, तो आप निकालोगे ब्लैक वाला पेन, है ना। तो अल्टरनेट का मतलब होता है जो एक एक चीज अगर काम करना बंद कर दे, उसकी जगह पे हम जब दूसरी चीज लेके आएंगे, वही होता है इसका अल्टरनेट। ऐसे ही जैसे मेंडल ने बोला था, कैपिटल टी, ये क्या करता है, टोलनेस को, मतलब प्लांट की हाइट को बढ़ाएगा। अगर ये काम नहीं करेगा तो इसकी जगह पे स्मॉल टी लग जाएगा, ये काम करने लग जाएगा, ये हाइट को कम कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं, दोनों एक दूसरे की अल्टरनेटिव फॉर्म है। तू नहीं है तो भाई मैं काम करूंगी, मैं नहीं है तो भाई तू काम कर लेगा। आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी, आपको ये फंडा समझ आ गया होगा जीन और एलील का, है ना। तो अब एक बार ब्रीफ में फिर से कर लेते हैं ना बच्चे। जीन क्या होता है, ये होता है फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और ये जो फंक्शनल यूनिट होता है, इसके अंदर जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एलील। तो एलील हम किसको बोलेंगे, हम बोलेंगे अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, है ना। तो जैसे वही बात होगी, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, इसको हमने क्या बोल दिया, एलील बोल दिया। आई होप आपको ये फंडा एकदम समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं कि हमने क्या क्या करना था, क्या क्या हम कर चुके हैं। तो हमने होमोलोगस को समझ लिया, हमने जीन को समझ लिया, एलील को समझना, बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट हमने समझना है सिस्टर क्रोमैटिड को, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को, और सबसे लास्ट में जाके हम समझेंगे क्रॉसिंग ओवर को। चलिए सिस्टर क्रोमैटिड को समझते हैं क्या होता है। देखो सिस्टर क्रोमैटिड को समझने के लिए हमें थोड़ा सा सेल डिवीजन में घुसना होगा। सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में एक बात ध्यान रखना, एक होता है G1 फेस, फिर होता है S फेस, फिर होता है G2 फेस, उसके बाद होता है माइटोटिक फेस, या फिर इसको M फेस बोल दो, फिर उसके बाद फिर से G1 फेस। बस इसमें ये वाला फेस ध्यान रखना, S फेस। इसमें ना डीएनए की सिंथेसिस होती है, डीएनए अपने आप को क्या करता है, रेप्लिकेट करता है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन यहां पे आ गया कि डीएनए अपने आप को सेल साइकिल की कौन सी स्टेज में रेप्लिकेट करता है, डुप्लीकेट करता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, एस फेस।
अब सारा का सारा फंडा समझने की कोशिश करेंगे भी एक्चुअली में होता क्या है यहाँ पे। जैसे इस चीज को समझना, ये एक डीएनए है, मैं जीवन फेज की बात कर रहा हूं। जीवन फेज में क्या था, अपने सामने ये डीएनए था, ये फादर वाला डीएनए है, मैं होमोलोगस क्रोमोसोम ही बना रहा हूं यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम ही बनेंगे। ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, यह है क्रोमोसोम नंबर 1, ये भी है 1। क्या हुआ, ये जीवन फेज था। G2 एस फेज में क्या होगा, अच्छा यहाँ पे एक एलील है, उसका नाम अपने ए दे दिया, यहाँ पे एलील है, उसको अपने नाम स्मॉल ए दे दिया, नाम ही दिया ए स्मॉल ए मान के चलते हैं। क्या हुआ, एस फेज के अंदर डीएनए ने अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया। अब रेप्लिकेट क्या होगा, ये वाला डीएनए भी अपने आप को रेप्लिकेट करेगा और ये वाला डीएनए भी अपने आप को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। तो रेप्लिकेट करेगा तो क्या होगा, ये ओरिजिनल डीएनए था, इसने अपनी एक और कॉपी की फॉर्मेशन कर ली, इसने अपनी एक और कॉपी की फॉर्मेशन कर ली। तो ये ए है, तो यहां पे भी क्या होगा, ए ही होगा। अरे भाई इसी से तो ये बना है, तो अगर यहां पे ए है तो यहां पे भी कैपिटल ए होगा। ऐसा ही सेम क्या हुआ, सामने वाला जो दूसरा डीएनए था उसने भी क्या किया, अपने आप को क्या कर लिया, डुप्लीकेट कर लिया। ये एक डीएनए ये था, उससे एक डीएनए और बन गया। अगर यहां पे स्मॉल ए था तो यहां पे भी क्या आएगा, स्मॉल ए। इतनी सी बात समझ आई। ऐसे ही फिर चल जाएगा, G2 फेस में चला जाएगा, G2 फेस में चला जाएगा, फिर G2 से जब वो M फेस में जाएगा ना, M के प्रो फेस में, तो ये वाले जो डीएनए होते हैं ये अपने आप को कंडेंस करते हैं। यहां पे होती है डीएनए की कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब है डीएनए अपने आप को छोटा करेंगे और क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेंगे, तो इससे कुछ ऐसा क्रोमोसोम बनेगा, देखो ध्यान से, कुछ ऐसा ऐसा क्रोमोसोम बनेगा, ऐसा ही था क्रोमोसोम, है ना। और सामने भी क्रोमोसोम बना देते हैं, एक क्रोमोसोम सामने भी बना देते हैं, तो ये भी क्रोमोसोम बन जाएगा, बन गया क्रोमोसोम ये भी। अच्छा, यहां पे कौन सा एलील था, स्मॉल ए, यहां भी कौन था, स्मॉल ए। सामने वाले फादर वाले क्रोमोसोम पे भी सेम केस रहेगा, यहां पे भी था कैपिटल ए, यहां पे भी था कैपिटल ए। इतनी सी बात समझ आई। अब बड़े ध्यान से समझना, जो ये वाली कॉपी है, ये वाली कॉपी ये किससे बनी है, ये इसी से बनी है ना। तो इन दोनों को, जो एक दूसरे की डुप्लीकेट होती है, इन दोनों को हम बोलते हैं, दोनों क्या है, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड। ये क्या है, एक दूसरे की सिस्टर क्रोमेटिड। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों भी एक दूसरे की क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड, है ना। देखो, ये एक मेन डीएनए था, एस फेस में जैसी सेल गया तो इसने अपने आप को डुप्लीकेट कर लिया, एक कॉपी ये बन गई, एक कॉपी ये बन गई। तो ये इन दोनों कॉपीज, ये दोनों की दोनों कॉपीज एक दूसरे की क्या होंगी, सिस्टर क्रोमेटिड होंगी। सेम केस, इस डीएनए ने भी अपने आप को रेप्लिकेट कर लिया, इसकी भी जो दोनों कॉपीज हैं वो एक दूसरे से ही बनी है, एक दूसरे की ही जैसी हैं, तो इनको भी हमने क्या बोल दिया, सिस्टर क्रोमेटिड बोल दिया। आई होप आपको सिस्टर क्रोमेटिड वाला फंडा क्लियर हुआ होगा। एक इसको देखो, मैं इसको ऐसे डिवाइड करता हूं, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, एक, दो, तीन, चार। अगर मैं सिस्टर क्रोमेटिड की बात करूं, 1 and 2, 3 and 4, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। यहां पे ये 3 and 4, ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर यहां पे मैं बात करता हूं किसकी बच्चे, यहां पे बात करूंगा मैं 1 and 3 की। 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये तो है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सेम अगर मैं बात करूं 1 and 4 की, तो ये भी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर मैं बात करता हूं 2 and 3 की, तो ये भी क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। 2 ये रहा, 3 ये रहा। अगर मैं बात करता हूं 2 and 4 की, तो ये भी क्या है बच्चे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो फंडा क्लियर हो गया, फंडा क्लियर हो गया। दोबारा से बनाता हूं मैं, देखो ये मैंने क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करी, यहां पे मैंने क्रोमोसोम की फॉर्मेशन का नंबर क्या है, इसको दिया था 3, इसको दिया था 4। एक और क्रोमोसोम बना देते हैं अपन, ये रहा सामने वाला क्रोमोसोम दूसरा, ब्लैक कलर कहां गया भाई, आजा। तो ये एक और क्रोमोसोम बन गया, है ना। तो इसको 1 दिया, इसको 2। 1 and 2 क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। 3 और 4 क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। लेकिन 1 and 3 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, 1 and
4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, 2 एंड 3 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है, 2 एंड 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं है। ये सारे के सारे एक दूसरे के लिए क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो क्लियर हुआ सिस्टर क्रोमेटिड और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। बहुत सिंपल सा फंडा था। एक बार चलते हैं, एक बार चलते हैं, एक बार चलते हैं वापस से। हाँ जी, तो सिस्टर क्रोमेटिड की बात करते हैं। ये एक दूसरे की रेप्लिकेटेड कॉपीज होती हैं, जबकि ये एक दूसरे की रेप्लिकेटेड कॉपीज नहीं होती हैं। पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमें समझना है क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन। डायरेक्ट नहीं समझेंगे, पहले सेल साइकिल को पढ़ेंगे। सेल साइकिल में क्या होता है? जैसे अगर मैं बात करता हूं मेटाफेज 1 की, इस फंडे को समझना, मेटाफेज 1 को। मेटाफेज 1 में ये अपने पास, अपने सामने एक डीएनए था, ए वाला, ए वाला, है ना। एक था बी वाला, बी वाला, है ना। मैं 2 क्रोमोसोम लेके चल रहा हूं, ऐसे ऐसे अपने पास थर्ड क्रोमोसोम, फोर्थ क्रोमोसोम, टोटल टोटल 23 पेयर होते हैं। ओके, सेम मदर वाला तो हमने बनाया ही नहीं, मदर वाले बनाते हैं भाई। ये आ गया स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। देखो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं ना, वो हमेशा एक दूसरे के सामने पेयरिंग करते हैं मेटाफेज के अंदर। तो मान के चलो ये एक सेल था पूरा का पूरा, ये एक पूरा का पूरा सेल था, है ना। यहाँ पे सेंट्रोमेरा, ये क्रोमोसोम पकड़ लिए, पकड़ लिए, पकड़ लिए, समझे, है ना। ओके, यहाँ पे भी सेंट्रोसोम। तो मेटाफेज के अंदर बेसिकली बच्चे क्या होता है? मेटाफेज के अंदर बेसिकली यहाँ पे थर्ड कॉपी, फोर्थ कॉपी, 23। तो मेटाफेज के अंदर बेसिकली क्या होता है? ये होती है मेटाफेज प्लेट होती है। इसकी खास बात क्या होती है? इसके सामने जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? पेयरिंग करते हैं। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम था, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम था, दोनों ने क्या कर ली? पेयरिंग कर ली। अब क्या होगा? ये सेल यहां से कर देगा डिवाइड, ये चला जाएगा एनाफेज 1 के अंदर। जैसे ही एनाफेज 1 के अंदर जाएगा, इधर वाले क्रोमोसोम उधर चले जाएंगे, इधर मतलब ये सारे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, ये सारे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे। अब कुछ सीन ऐसा होगा, है ना। कैपिटल ए, कैपिटल ए यहां आ जाएगा, ऐसे ही कैपिटल बी इधर आ जाएगा। तो ये एक सेल है अपने सामने, ऐसे ही थर्ड फोर्थ करते करते दूसरा सेल बनेगा बच्चे, जिसमें क्या होगा? दूसरे सेल के अंदर बेसिकली क्या देखने को मिलेगा? यहां पे एक क्रोमोसोम ऐसे ऐसे आ जाएगा, कैप स्मॉल ए वाला, दूसरा क्रोमोसोम भी आएगा इधर, स्मॉल बी वाला। अच्छा, दोनों सेपरेट हो गए। उसके बाद आगे फिर से क्या होगा? ये दोनों के दोनों जो क्रोमोसोम्स होते हैं, दोनों के दोनों जो सेल्स होते हैं, इसके बाद आगे फिर क्या करेंगे? ये माइटोसिस 2 करेंगे। तो जब माइटोसिस 2 करेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये वाले जो क्रोमोसोम है, अब ये किस तरीके से अलाइन करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अब क्या होगा? मेटाफेस मेटाफेस 2 की अगर मैं बात करता हूं, मेटाफेस 2 में क्या होगा? कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ऐसी एक सेल हमारे सामने ये बना था, इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे, इसमें भी 2 क्रोमोसोम थे, है ना। एक क्रोमोसोम ये रहा, एक क्रोमोसोम ये रहा, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब क्या होगा? ये जाएगा, ये चला जाएगा कहां पे? ये चला जाएगा बच्चे एनाफेज 2 में। उसके बाद टीलोफेज 2 में। मैं डायरेक्ट टीलोफेज 2, टीलोफेज 2 में पता क्या होगा? एनाफेज 2 में कुछ ऐसा होगा, एक कैपिटल ए इधर आ जाएगा, एक कैपिटल इधर आ जाएगा, और कैपिटल बी इस साइड आ जाएगा। सेम कैपिटल ए इस साइड आ जाएगा, कैपिटल बी इस साइड आ जाएगा। यहां पे भी कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा, यहां पे भी कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा। क्या होगा? स्मॉल ए इधर आ जाएगा, स्मॉल एक इधर आ जाएगा, स्मॉल बी एक इधर आ जाएगा, स्मॉल बी एक इधर आ जाएगा। अब क्या होगा? अब ये क्रोमोसोम डिवाइड कर जाएंगे। क्रोमोसोम क्या मतलब, सेल जो है वो क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये। तो अब क्या? एक सेल ये बना, एक सेल ये बना, दो, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। क्या देखने को मिला? यहां पे हमें दो, एक कैपिटल ए वाला देखने को मिलेगा, एक कैपिटल बी वाला देखने को मिलेगा,
यहां पे भी दो, एक कैपिटल ए वाला, एक कैपिटल बी वाला। अगेन यहां पे भी हमें दो दो देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम्स, ए स्मॉल ए वाला, स्मॉल बी वाला, स्मॉल ए वाला, स्मॉल बी वाला। अब ये सारी बातें मैंने बताई क्यों? ये बच्चे हमें सिर्फ ये समझना जरूरी था कि मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है और मेटाफेज 1 के अंदर भी क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है। अब यहां पे लॉजिक वाली बात समझना, ये दोनों के दोनों जो डीएनए है, जो क्रोमेटिड है, ये एक दूसरे के क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। ऐसे ये दोनों एक दूसरे के क्या है? सिस्टर क्रोमेटिड है। अब जब ये सेल डिवाइड कर गया, इधर वाला जो हिस्सा था वो इस साइड चला गया, एक इसने ये वाला सेल बना लिया, इधर वाले हिस्से ने ये वाला सेल बना दिया। अब बताओ, देख के यहां पे देख के बताओ, क्या मेटाफेज 1 के अंदर, बड़े ध्यान से देखना, क्या मेटाफेज 1 के अंदर जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो क्या एक दूसरे से सेपरेट हुए? नहीं हुए। यही तो जादू दिखाना है मैंने आपको, अभी तो बताता हूं आगे क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो मेटाफेज 1 होती है, मेटाफेज 1 के अंदर कभी भी सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट नहीं होते। सेपरेट कौन होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो मेटाफेज 1 के बाद एनाफेज 1 है, फिर टीलोफेज 1 है। तो टीलोफेज 1 में क्या होगा? नॉन सिस्टर जो क्रोमैटिड होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, अभी आगे जाके बताता हूं कंडीशन क्या होती है। अब सेकंड वाला फंडा समझो, सेकंड वाला फंडा, इसी चीज को मैं अभी फिर से दोहराने वाला हूं आप लोगों के लिए। इसी चीज को हम फिर से दोहराएंगे, लेकिन इस बार हम एक चीज लेके चलेंगे, क्रॉसिंग ओवर को। क्रॉसिंग ओवर, देखो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है बेसिकली। क्रॉसिंग ओवर बच्चे जनरली क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ, आपके पेपर में ये क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां पे वर्डिंग को समझना। क्या बोल रहा है? एक्सचेंज होगा डीएनए के सेगमेंट का, किसके किसके बीच में? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में ही क्या होना चाहिए? एक्सचेंज होना चाहिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का। समझते हैं? जैसे देखिए, समझना, जैसे ये एक डीएनए है, यह है कैपिटल ए, यह है कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। ओके फाइन, आप इसकी होमोलोगस कॉपी बनाते हैं। स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी। नंबरिंग करते हैं आप इसकी, बच्चे नंबरिंग याद होगी, हमने पहले नंबरिंग की थी 1 2 3 4। कमेंट में मुझे बताओ 1 और 2 ये सिस्टर क्रोमैटिड है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है? कमेंट में मुझे आपने ये भी बताना है 3 और 4 ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है, सिर्फ आपने ये बताना है ना? अब ध्यान से सुनेंगे, देखो ये सिस्टर क्रोमैटिड है, ये भी सिस्टर क्रोमैटिड है, क्योंकि ये, देखो मैंने आंसर खुद ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ये एक कौन सा क्रोमोसोम है? ये है एक होमोलोगस क्रोमोसोम। तो क्या लिखा है? होमोलोगस क्रोमोसोम। दूसरा क्या लिखा है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। मतलब या तो 1 और 3 में, या 1 और 4 में, या 3 और 2 में, या 2 और 4 में एक्सचेंज हो। एक्सचेंज करके दिखाते हैं, मैं आपको एक्सचेंज करके दिखाता हूं क्या कैसे एक्सचेंज होगा। अब कुछ सिनेरियो ऐसा हो जाएगा, इसको इरेज करके मैं दिखा रहा हूं एक्सचेंज का क्या फंडा रहेगा। मान के चलो, हम मान के चलते हैं कि डीएनए के अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई। और बच्चे याद रखना, एग्जाम का क्वेश्चन है, क्रॉसिंग ओवर प्रोफेज 1 के पैक्टिन के अंदर, पैक्टिन स्टेज के अंदर होती है, पैक्टिन स्टेज के अंदर होती है। तो ठीक है, अब क्या हुआ? ये सेगमेंट इधर चला गया, ये सेगमेंट इधर चला गया, इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर ली? क्रॉसिंग ओवर। देखो 2 और 3 आपस में क्रॉसिंग ओवर करें, 2 और 3। तो 2 और 3, पहली बात तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसी के क्या है? ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। तो यही लिखा है ना,
क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो भाई हम एक्सचेंज करके दिखा देते हैं, हम इसका रिजल्ट यहां नीचे बनाते हैं। तो ये रहा एक अपने पास, अपने सामने डीएनए है, ए बी बी, ये आ गया। एक मिनट, एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है दया, रुको। तो देखो अब क्या हुआ, हमारा डीएनए का सेगमेंट यहां आ चुका है, ये ए था तो ये क्या होगा? स्मॉल ए। ऐसे ही ये होगा, ये अपना स्मॉल ए, तो जो इसके साथ ब्लैक कलर का जो सेगमेंट है ये क्या होगा? ये होगा कैपिटल ए। तो ध्यान से देखेंगे, तो इन दोनों सेगमेंट ने क्या अपना अपना जो पोजीशन था, अपना अपना जो प्लेस था वो चेंज नहीं किया? चेंज कर लेना, इसी चीज को बच्चे हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। अब इस क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट क्या होता है? तो फंडा समझते हैं, यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं, यहीं से समझ लेते हैं अपन इस फंडे को, यहीं पे ही समझेंगे इस फंडे को। क्या हुआ? ये बन गया स्मॉल बी स्मॉल बी। अब देखना ध्यान से, वही बात है, ये है मेटाफेस 1। तो मेटाफेस 1 है तो क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं अपन। तो स्पिंडल फाइबर, ये इसने पकड़ रखा है, इसको पकड़ रखा है, इसको पकड़ रखा है, इसको पकड़ रखा है, तो ये पूरा पूरा सेल होगा। अब होगा क्या? इधर देखो, इधर देखो, एनाफेस 1 के अंदर क्या होगा? एनाफेस 1 के अंदर क्या होगा? कुछ ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ऐसा होगा कि ये दोनों की दोनों कॉपीज कैपिटल ए स्मॉल ए इधर आ जाएंगी, स्मॉल ए कैपिटल ए इधर आ जाएंगी, कैपिटल बी। एक तो यार मेरी राइटिंग बड़ी अच्छी है, नजर ना लगे मेरी राइटिंग को, सारा बना रहा हूँ दोबारा से मैं, सारा दोबारा से बना रहा हूँ मैं, रुको। देखो क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, सेम कैपिटल बी हमने देखो नीचे वाले क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है, बस हमें एक के ऊपर ही करेंगे, कैपिटल बी कैपिटल बी। तो अब देखो यहां पे भी डिवीजन होगी, तो दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, तो एक सेल के अंदर आ जाएगा ये अपना ऐसा सा डीएनए आएगा, तो एक सेल के अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और कैपिटल बी, तो ये एक सेल बन गया अपने सामने। ये दूसरा सेल है, इसमें क्या आएगा? कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखना फंडा मैं यहां पे समझा रहा हूं, देखो ध्यान से, इसको समझना, इसको समझना। यहां पे यहां पे क्या हुआ है बच्चे? यहां पे क्या हुआ है? यहां पे हुई है क्रॉसिंग ओवर। यहां पे क्या किया अपने? क्रॉसिंग ओवर। जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है, बहुत ध्यान से सुनना, बड़े काम की चीज है, जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है ना, जब भी क्रॉसिंग ओवर होती है, अब देखो यहां पे सेपरेशन हो जाएगी। सेपरेशन देखो किसकी हुई? क्या? देखो ये दोनों एक दूसरे की क्या है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। एक मिनट, अब इसको छोड़ दो, ये देखो, ये बताओ मुझे, कैपिटल ए 1 कैपिटल ए 2, ये एक दूसरे के क्या थे? सिस्टर क्रोमेटिड थे। तो इनकी सेपरेशन देखो, यहां पे जब दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, एक सेल के अंदर कैपिटल ए यहां पे आ गया, दूसरे सेल के अंदर कैपिटल ये यहां पे आ गया, तो क्या सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट हुई? हुई कि नहीं हुई? हुई ना। अच्छा कौन सी स्टेज थी ये? मेटाफेस 1 थी। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर नहीं थी, इस टाइम पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो थी वो सेपरेट थी, कब? व्हेन व्हेन नो क्रॉसिंग ओवर। देखो जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होती ना, जब डीएनए के सेगमेंट एक दूसरे के साथ चेंज नहीं होते, तब मेटाफेस 1 के अंदर जो चीजें सेपरेट होती है, एनाफेस 1 में जो चीजें सेपरेट होती है वो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। यहां पे सेपरेशन किसकी हुई है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड की हुई है। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होती है, यहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है, लेकिन यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सेपरेशन हुई है वो किसकी हुई है? यहां पे देखो, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं, दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से दूर हो चुकी हैं। याद रखना, एनाफेस 1 के अंदर जो सेपरेशन होती है वो किसकी होती है? सिस्टर क्रोमेटिड की। किसकी होती है? सिस्टर
क्रोमेटिड की। अब तो आगे का जलवा देखो, आप आगे का जलवा देखते हैं, अभी तो आगे और चीजें। अब फिर इनके अंदर क्या होगी, इनके अंदर फिर से सेल डिवीजन स्टार्ट होगी। अब मैं बात कर रहा हूं मेटाफेज 2 की। मेटाफेज 2 में क्या होगा, देखो ध्यान से, ये डीएनए, एक मिनट एक मिनट, बना ले तो अच्छे से बनाते हैं इसको, अच्छे से बनाएंगे इसको। देखो एक डीएनए ये रहा, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ये रहा कैपिटल बी, कैपिटल बी। अच्छा, सामने एक और आ गया, अपने पास सेल आ गया। यहां पे क्या था, यहां पे भी क्या था, एक डीएनए ये रहा, क्रोमोसोम लगा लो, कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ये रहा कैपिटल बी, कैपिटल बी। स्पिंडल फॉर्मेशन हुई, ये स्पिंडल की फॉर्मेशन हुई, स्पिंडल फॉर्मेशन। अब होगी सेपरेशन। अब देखो ये बीच में से टूटेगा, बीच में से टूटेगा, यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा, एक सेल इधर वाला बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा, सेम ये भी टूटेगा, बीच में से टूटेगा तो एक सेल ये बन जाएगा, एक सेल ये बन जाएगा। अब देखो कमाल, यहां पे आएगा कमाल, कमाल आगे आएगा, ये चीजें समझेंगे। देखो जब टूटेगा तो कैपिटल ए कैपिटल बी एक साइड आ जाएंगे, ये एक डीएनए आ गया कैपिटल ए वाला, ये दूसरा आ गया कैपिटल बी वाला। अच्छा स्मॉल ए कैपिटल बी एक साथ आ जाएंगे, ये आ गया कैपिटल बी वाला आ गया, ये आ गया स्मॉल ए। एक मिनट यार मैं इसको मिटा देता हूँ, है ना, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं इसको, थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं। तो एक डीएनए यहां पे आएगा कैपिटल बी वाला, एक आएगा स्मॉल ए वाला। ऐसे ही सेम क्या होगा, यहां पे भी क्या होगा, एक डीएनए आएगा कैपिटल ए वाला, एक डीएनए आएगा कैपिटल बी वाला, यहां पे एक डीएनए आएगा कैपिटल ए वाला, एक डीएनए आएगा, सॉरी यहां पे आएगा स्मॉल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखो यहां पे एक आएगा, देखो ये आएगा स्मॉल ए कैपिटल बी, है ना। तो स्मॉल ए वाला डीएनए आ गया और कैपिटल बी वाला डीएनए। तो अब इसको कर देते हैं बंद, पिटारा हमने कर दिया बंद, ये पिटारे कर दिए बंद। चार सेल बने, देखो चार सेल बने, मैं चारों सेल यहां बना रहा हूं दोबारा से। एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल। एक सेल के अंदर क्या हुआ, दो क्रोमोसोम बने, दो क्रोमोसोम यहां भी बना दिया अपन ने, दो दो क्रोमोसोम सभी में दो दो क्रोमोसोम आ गए। यहां पे था कैपिटल ए, यहां पे था कैपिटल बी, यहां पे था स्मॉल ए, यहां पे था कैपिटल बी, यहां पे था कैपिटल ए, यहां पे था कैपिटल बी, यहां पे था स्मॉल ए, यहां पे था कैपिटल बी। ध्यान से देख लो पीछे, ऐसा ही था। तो होगा पता क्या, एक गैमीट ए बी नाम से बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक बनेगा कैपिटल बी स्मॉल ए, है ना, एक बनेगा कैपिटल ए कैपिटल बी, और एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी। तो देखो यहां पे अगर आप 50% देखोगे, 50% जो गैमीट यहां पे बनेंगे वो तो बिल्कुल पेरेंट्स के जैसे बनेंगे। लेकिन ये जो 50% है ना, ये कैपिटल बी है, स्मॉल ए कैपिटल बी। ये जो 50% है ना बच्चे, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये जो 50% है, क्या ये नया नया नए कॉम्बिनेशन बन गए ना ये। अगर आप पेरेंट को देखोगे ना, तो ये आपके सामने पेरेंट, पेरेंट के पास क्या था, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, ये था पेरेंट के पास। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखते हो ध्यान से, एक मिनट मैंने क्या गलत कर दिया, क्या गलत किया मैंने, कुछ किया है गड़बड़ मैंने, रुको। हाँ कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी था पेरेंट के पास, है ना। अब देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो 50% तो कैपिटल ए बी देखो पेरेंट का है ना, पेरेंट के पास क्या था, कैपिटल ए कैपिटल बी था, पेरेंट के पास क्या, कैपिटल ए कैपिटल बी था। और यहाँ पे देखोगे स्मॉल ए कैपिटल बी है, यहाँ पे देखोगे स्मॉल ए कैपिटल बी है। तो 50% जो थे वो न्यू कॉम्बिनेशन आए, इसी चीज को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन से को ही हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं, है ना। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई होगी, कैपिटल ए कैपिटल, देखो ध्यान से, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, इनका क्रॉस करवाएंगे, ये आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आएगा। जब इसके पास सेल्फ क्रॉस करवाएंगे ना, सेल्फ क्रॉस, देखो पेरेंट ये रहा, पेरेंट ये है, जब अपन इनकी बाद में सेल्फ क्रॉसिंग करवाएंगे तो यहां से जो इसके जो गेमीट बन के निकलेंगे ना, वो आएगा कैपिटल ए कैपिटल बी एक, स्मॉल ए कैपिटल बी दो, है ना। फिर कैपिटल सॉरी स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी,
तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये पेरेंट के जैसा है ना, ये पेरेंट के, सॉरी ये नहीं, ये पेरेंट के जैसा है, ये भी पेरेंट के जैसा है, ये भी पेरेंट के जैसा है। लेकिन अगर आप इसको देखोगे स्मॉल ए कैपिटल बी को, कैपिटल ए स्मॉल बी को, ये नए कॉम्बिनेशन, ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन हैं। और ये जो नए नए कॉम्बिनेशन बन के आते हैं ना, ये जो नए नए कॉम्बिनेशन बन के आते हैं, जिन स्पर्म्स के अंदर, जिन गैमेट्स के अंदर ये नए कॉम्बिनेशन होते हैं, जब ये आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइज करते हैं, तब क्या देखने को मिलती है, वेरिएशंस देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलती हैं, वेरिएशंस। फिर से पहली स्लाइड में लौट के आते हैं, फिर से पहले वाली स्लाइड में लौट के आएंगे, क्या देखना है हमने, क्या कुछ है। देखो मैंने आपको शुरू शुरू में बोला था कि जो जेनेटिक्स होती है, इसमें हम सिमिलरिटीज को भी स्टडी करते हैं, इसमें हम वेरिएशंस को भी स्टडी करते हैं, है ना। और ये जो वेरिएशंस होती हैं, इनका आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है बच्चे, क्रॉसिंग ओवर। क्या रीजन होता है, क्रॉसिंग ओवर। तो हमें ये सारे के सारे हमारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर करने पड़ेंगे, ताकि इन फ्यूचर जब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब जाएंगे, तो हम वहां पे पढ़ेंगे किस तरीके से गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आएगा, स्मॉल बी के साथ कैपिटल ए आएगा। ये सारी चीजें हमें कब पता चलेंगी, अगर हमें सेल डिवीजन के बारे में पता होगा, अगर हमें यह पता होगा कि किस तरीके से सेल में जब मेटाफेज चलती है, एनाफेज चलती है, वहां पे कैसे क्रोमोसोम एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। अगर ये सारी चीजें पता होंगी, तो हम कभी भी ये बात नहीं बोलेंगे कि भाई कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी रट्टे वाली चीजें हैं। एक्चुअली में सारे के सारे इनके पीछे क्या होते हैं, लॉजिक्स होते हैं। तो भाई आज हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको बहुत सारी चीजें पता चली होंगी, है ना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, होमोलोगस क्रोमोसोम को कर लिया, समझ आया, जीन को कर लिया, एलील को कर लिया, समझ आ गया, सिस्टर क्रोमैटिड को कर लिया, बहुत बढ़िया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को कर लिया, बहुत बढ़िया। क्रॉसिंग और रिकॉम्बिनेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, इससे हमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशंस आती हैं, इनसे आती हैं वेरिएशंस आती हैं। तो इन सारी तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं कल के दिन। कल इससे आगे पढ़ेंगे जर्नी ऑफ मेंडल, किस तरीके से मेंडल ने हमारे सामने बहुत जो प्यारी सी एक जर्नी थी उसको किया। चलिए ठीक है जी, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़े रहिए, लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। टेक केयर।